सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आज, एक्चुअली बाहर था और पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। खैर, तो लास्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने अभी तक जो कुछ भी किया है एक दफ़ा फटाफट से उसको रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट इन केस अगर आपको उनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा आपको। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ पहले। अच्छा, मुझे डिसेबल कर रखा है। एक सेकंड अभी तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमने अभी तक बात करी कि कंज्यूमर कौन है और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्या चीज़ है। तो हमने इसमें समझा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली इस तरह की सिचुएशन है जहां कंज्यूमर जो है अपनी जो भी उसके पास इनकम है उसे स्पेंड करके जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करता है किसी भी कमोडिटी से, तो उस तरह की सिचुएशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। कि एक कस्टमर के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है और वो किसी भी कमोडिटी के ऊपर उसको स्पेंड कर रहा है एंड ही इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट कमोडिटी, देन वी से दैट कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा उसको समझने के दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं इस चैप्टर में। और उन दोनों अप्रोचेस को हम कहते हैं, एक को कहते हैं यूटिलिटी अप्रोच एंड अदर वन इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच बेसिकली डील्स विद दी बेसिकली डील्स के मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी अप्रोच से समझने के लिए बेसिकली आपको 5 चीजों का पता होना जरूरी है। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच विच वाज गिवन बाय जे.आर. हिक्स एंड एलन, वहां पे ऐसे कोई रिक्वायरमेंट, इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने यूटिलिटी अप्रोच स्टार्ट किया था और यूटिलिटी अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि हमें 5 चीजों का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या चीज होती है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या चीज है। इन सब पे हमें बात करनी है पहले। तो इसमें हमने यूटिलिटी कवर कर लिया था, जहां बताया था यूटिलिटी बेसिकली सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी को हम यूटिलिटी कहते हैं। किसी भी कमोडिटी की जो सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की जो शक्ति है किसी कमोडिटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और अल्फ्रेड मार्शल ने एक बहुत अजीब सी बात कही यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को ना हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो आज से पहले किसी ने भी नहीं कहा था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं ऐसा हो सकता है। और जिस नंबर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। और कार्डिनल नंबर्स जो है वो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ही कार्डिनल नंबर्स सेम ही नंबर्स कहलाते हैं। और कमोडिटी से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, उसका एक मेजरिंग यूनिट भी होता है जिसको हम यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, और यूटिल जो है टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे बताया था मैंने कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बेसिकली कंजम्पशन से रिलेटेड एक लॉ है जो ये बताता है कि अगर एक कस्टमर कॉन्टिन्यूसली सेम कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उस कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ना कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होती रहेगी और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी कंजम्पशन करता है कस्टमर तो उसको सेटिस्फैक्शन नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, फिर इस पे एक इलस्ट्रेशन किया था हमने, टेबुलर फॉर्म में एक न्यूमेरिकल लिया था जहाँ पे हमने बात करी थी कि कस्टमर है कोई और वो सपोज ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, तो जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेगा उसको मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन वो धीरे 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 कम हो जाएगी। इसका हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया था। अजम्पशन पे भी हमने बात करी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ 4-5 अजम्पशन मैंने आपको बताए थे कि उसका कार्डिनल मेजरमेंट हो सकता है, ये माना गया है। कंजम्पशन जो है रीजनेबल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में करी जाएगी, ये माना गया है। कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होगा और कमोडिटी में या क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। कस्टमर की इनकम या कमोडिटी के प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर अभी तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए, अदरवाइज हम आज जो है यहाँ इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए, वो जो 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहे थे ना जिनका
पता होना जरूरी है, उसमें हम 4 तो कवर कर चुके हैं, एक बाकी है, तो एक को हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। वो क्या था, हमें एक और कॉन्सेप्ट करना है, यूटिलिटी ऑफ मनी। ये करो फटाफट से। तो इसमें हम यूटिलिटी हमने किया था, हमने टोटल यूटिलिटी भी कर लिया है, इसके अलावा हमने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कवर कर लिया है। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज है, LDMU क्या होता है, ये करा था। इसके अजम्पशंस भी किए थे, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सब हम कवर कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, अब आ जाते हैं यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है सर। यूटिलिटी ऑफ मनी या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक ही बात है। देखिए, एक कस्टमर जब अपनी मतलब जब भी किसी चीज पे पैसा स्पेंड करता है ना, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता है ना। जब भी आप किसी चीज के ऊपर पैसा खर्च करेंगे ना, तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि उस कमोडिटी से इतनी सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगी। देखो, क्योंकि हम मार्शल के अकॉर्डिंग सारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो एक चीज आप अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं ना, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे हैं? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन पे पैसा खर्च करने वाले हो, तो आप सोचते हो कि यार अगर हम इस पे 15,000 रुपए खर्च करेंगे, 20,000 50,000 रुपए खर्च करेंगे, तो इससे हमें सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी। समझ रहे हो? कैसे सोचते हैं सेटिस्फैक्शन को, किस टर्म में सोचते हैं, न्यूमेरिकली सोचते हैं। आप सोचते हो कि अगर हम 50,000 रुपए मोबाइल पे खर्च कर रहे हैं, तो इससे हमें फॉर एग्जाम्पल 30,000 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, या 40,000 की मिलेगी, या 50,000 की मिलेगी। कहने का मतलब सेटिस्फैक्शन को आप नंबर्स में एक्सप्रेस करके ही सोचते हैं, ऐसा माना जाएगा थ्रू आउट द डिस्कशन। तो ध्यान से सुनो, एक कस्टमर को ऐसा लगता है, किसी भी कस्टमर की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर की, कि ये है कोई मिस्टर रमेश। रमेश को ऐसा लगता है, रमेश का ये मानना है कि वो किसी भी कमोडिटी पे, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कमोडिटी पे वो पैसा तभी खर्च करेगा जब उसे कम से कम उसके 1 रुपए के बदले 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती हो। समझ रहे हैं? 1 रुपया वो तभी स्पेंड करेगा जब उसको 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसका मतलब ये कि अगर मान लो उसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेन परचेज करना है, जैसे ये पेन परचेज करना है, इस पेन की वैल्यू है 10 रुपीज। अब मेरे को बताओ, क्योंकि वो ये कहता है कि वो अपना 1 रुपया तभी स्पेंड करेगा जब उसे कमोडिटी से 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर ये पेन 10 रुपए का है, आप मेरे को बताओ, ये रमेश जो है इस पेन को कब खरीदेगा? रमेश इस पेन को कब खरीदेगा? जब इस पेन से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसे, बताइए? 20 यूटिल्स की। करेक्ट। क्योंकि रमेश की नजरों में उसके 1 रुपए की वैल्यू 2 यूटिल्स के बराबर है। इसका मतलब वो जब 10 रुपया खर्च करेगा ना पेन के ऊपर, ही विल बी एक्सपेक्टिंग 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द पेन। अगर उसको ये पेन 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन देगा ना, तो ये परचेज करेगा, अदरवाइज परचेज नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, मान लो जब ये पेन परचेज करने गया ना, तो उस पेन को उसने ऑब्जर्व किया, ऐसे उठा उठा के देखा, हर तरफ इसकी बॉडी देखी, इसको चला के देखा, और उसको ऐसा लगता है कि ये पेन ना मुझे सिर्फ 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन देगा, 8 यूटिल्स की। तो बताओ, ये अपने 10 रुपए इसके ऊपर स्पेंड करेगा, यस और नो? ये स्पेंड करेगा या नहीं करेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर इसके 1 रुपए की वैल्यू इसकी नजरों में 2 यूटिल्स के बराबर है। इसका मतलब इसका ऐसा मानना है कि जब ये 1 रुपया स्पेंड करता है ना, इसको 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। तो अगर ये 10 रुपया स्पेंड करेगा, तो जाहिर है 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करेगा। और अगर उसे 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो वो मना कर देगा कि नहीं जी, हमें कंजम्पशन नहीं करना, हमें पेन परचेज नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कमोडिटी के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं ना, आप उस पैसे के बदले एक सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पैसे के बदले जितनी सेटिस्फैक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ मनी। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ मनी। और जैसे इस रमेश की नजरों में उसके 1 रुपए की वैल्यू 2 यूटिल्स के बराबर है। इसका मतलब समझ रहे हो
कि इस कस्टमर के लिए उसके 1 रुपए की इंपॉर्टेंस 2 यूटिल के बराबर है। वो 1 रुपया तभी स्पेंड करेगा जब दो यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सुरेश के लिए भी उसके पैसे की सेम वैल्यू हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि महेश के लिए भी उसके पैसे की सेम वैल्यू हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे नजरों में, इमरान सर की नजरों में भी पैसे की सेम वैल्यू हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं अपना 1 रुपया मैं स्पेंड करूंगा जब मुझे किसी भी कमोडिटी से 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। अगर 1 रुपया स्पेंड कर रहा हूँ, 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मेरे लिए ओके है, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन महेश जो है वो कहते हैं वो अपना 1 रुपया तभी स्पेंड करेंगे जब वो उसको उससे 4 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती है। या सुरेश कहता है कि वो अपना 1 रुपया तभी स्पेंड करेगा जब उसको 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती है। समझ रहे हैं? मतलब ये है कि हर किसी के नजरों में ना उसके पैसे की इंपॉर्टेंस अलग होती है ना। मेरी नजरों में पैसे की जो वैल्यू शायद आपकी नजरों में ना हो, शायद आपकी नजरों में जो वैल्यू है वो किसी थर्ड पार्टी की नजरों में ना हो। हर किसी के लिए पैसे की अपनी वैल्यू है। वैल्यू मतलब वो जब पैसा स्पेंड करता है ना, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करेगा। 1 1 रुपया जब स्पेंड करेगा, ही विल बी एक्सपेक्टिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो 1 रुपए से जितनी सेटिस्फैक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ मनी। और सबके लिए यूटिलिटी ऑफ मनी अलग होता है। जैसे कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अलग होती है ना, ऐसे ही मनी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अलग है। हर किसी के लिए पैसे की वैल्यू, हर किसी की नजरों में पैसे की वैल्यू अलग है। अच्छा, पैसे की वैल्यू सर किस बात पर डिपेंड करती है? देखो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन। मान लो एक बंदा जो है वो बहुत रिच है, बहुत अमीर है, तो उसकी नजरों में शायद पैसे की उतनी वैल्यू ना हो जितना उसकी नजरों में होगी जो बहुत गरीब बंदा है ना। उसके 1 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा अहम, उसके 1 1 रुपए की ज्यादा अहमियत होगी उसकी नजरों में, एक गरीब आदमी के। लेकिन एक अमीर बंदे के लिए उसके 1 रुपए की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना गरीब के लिए है। मतलब एक गरीब आदमी के लिए पैसे की जितनी अहमियत है उसकी जिंदगी में, शायद अमीर बंदे के लिए उतनी अहमियत ना हो। जैसे एक बंदा ना अपना 10 रुपया, एक गरीब आदमी ये कहता है कि भाई मैं अपना 10 रुपया तब तक स्पेंड नहीं करूंगा जब तक मुझे 200 यूटिल की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब समझ रहे हो कि उसके 1 रुपए की वैल्यू 20 यूटिल्स के बराबर है। वो किसी भी कमोडिटी पे 200 रुपए तभी खर्च करेगा, सॉरी 10 रुपए तभी खर्च करेगा जब उसको 200 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन एक रिच पर्सन जो है वो अलग तरीके से सोच सकता है। वो कहता है यार अगर मैं किसी कमोडिटी पे 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ ना, और मुझे उससे सिर्फ 50 यूटिल की भी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है ना, तो मेरे को चलेगा, मैं खर्च कर दूंगा। मतलब इसकी नजरों में पैसे, इसके लिए 1 रुपए की यूटिलिटी कम है, इसके लिए 1 रुपए की यूटिलिटी ज्यादा है। समझ रहे हैं बात? जैसे आपने देखा होगा कि एक अमीर बंदा ना किसी कॉफी शॉप में एक कॉफी के लिए 200 रुपए इजिली स्पेंड कर देता है ना। मतलब अगर आप अपर मिडिल क्लास से हो, आपके लिए किसी कॉफी पे 200 रुपए स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है यार एक कॉफी से मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि मैं 200 रुपए उसके लिए स्पेंड कर पाऊं। लेकिन एक गरीब बंदा पता है क्या है, वो 200 रुपए एक कॉफी पे कभी भी खर्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके 200 रुपए की वैल्यू कॉफी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। वो अपना 200 रुपया तभी खर्च करेगा जब मान लो उसको 10 कप ऑफ कॉफी मिलेगा ना, तो वो कहेगा ठीक है मैं अब 200 रुपए खर्च करना चाहता हूँ। लेकिन एक अमीर बंदा जो है वो 200 रुपए एक कप के लिए भी खर्च करने को राजी हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट इज दैट कि एक कस्टमर की नजरों में उसके 1 रुपए की जो वैल्यू है ना, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ मनी। ये इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक कस्टमर अपना 1 रुपया स्पेंड करके जितनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ मनी। और यूटिलिटी ऑफ मनी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, किसी और बंदे के लिए अलग होगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस सेगमेंट को बिलोंग करता है। अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, मतलब रिचर सेक्शन, पुअर सेक्शन, या फिर वो कितना कंजूस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक कंजूस आदमी बहुत बहुत मुश्किल से पैसे खर्च करता है क्योंकि उसके 1 1 रुपए की उसकी नजरों में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। समझ रहे हैं बात? तो यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं मैं। सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी दैट अ कस्टमर is expecting by spending
an additional unit of money, एक एक्स्ट्रा रुपया खर्च करके जितनी सेटिस्फैक्शन एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, is known as यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है। अच्छा, यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या बताया मैंने कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किस बात पे डिपेंड करता है सर? वो डिपेंड करता है कि उसके वो कितना किस सेगमेंट से आता है या किस तरह का प्रेफरेंस है उसका लाइफ में, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज याद रखें, जैसे कमोडिटी के केस में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है ना, पैसे से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो हर बार कम होती, तो सॉरी जो कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है ना वो हर बार कम होती रहती है। जैसे एप्पल का एग्जांपल दिया था, अगर आप एक एप्पल कंज्यूम करते हो आपको 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 2 से जाहिर है वो 5 हो जाएगी, फिर तीसरे वाले से और कम हो जाएगी, चौथे वाले से और कम हो जाएगी। ये बात पैसे पे अप्लाई नहीं होती। अगर मैं आपको मान लो स्पर्श की बात करते हैं, स्पर्श की नजरों में ना 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 2 यूटिल्स के बराबर है। 1 रुपए से वो 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता है, या 1 रुपया उसको 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन देगा। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं स्पर्श को एक 10 का नोट दूं, 10 रुपी नोट देता हूं, तो उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी सर? जाहिर है 20 यूटिल्स की। अच्छा, मैं इसको एक और नोट दूंगा 10 का, तो फिर से कितनी मिलेगी सर? फिर से सेम, 1 रुपए की वैल्यू 2 यूटिल्स के बराबर है तो 20 यूटिल्स की। अच्छा, फिर से एक और 10 का नोट दिया जाएगा तो कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी सर? फिर से सेम 20 यूटिल्स की। मतलब ये है कि मैं जितनी बार उसको एक्स्ट्रा 10 रुपी दूंगा ना, हर बार सेटिस्फैक्शन सेम ही रहेगा। क्या कमोडिटी के केस में ऐसा होता था? एक एप्पल दूंगा तो आपको 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दूसरे एप्पल में कम हो जाएगी, तीसरे में और कम हो जाएगी, ऐसा होता था ना? कमोडिटी प्राइस के केस में ऐसा नहीं होता, कमोडिटी के केस में ऐसा होगा। कमोडिटी के केस में ऐसा होगा कि आप जितना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पैसे के केस में थोड़ी होता है। मैं आपको 10 का नोट दूं, आपको जितनी बार दूंगा आप उतनी बार ले लोगे, कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, सैचुरेशन का कोई पॉइंट नहीं आएगा। आप किसी पॉइंट पे ये नहीं कहेंगे कि सर ऐसा है अब मैं थक गया, मेरा मन नहीं हो रहा, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? आपको मैं जितनी बार पैसा दूंगा आप उतनी बार क्यों ले ले रहे हैं? क्योंकि पैसे से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कमोडिटी की तरह कम नहीं हो रही है। पैसे की सेटिस्फैक्शन कस्टमर के लिए सेम रहती है। 1 रुपए की वैल्यू, 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन 2 यूटिल्स है, वो हर 10 रुपी के साथ सेम ही रहेगी। 10 इंटू टू, 10 इंटू टू, 10 इंटू टू, एवरी टाइम यूटिलिटी विल रिमेन सेम, अनलाइक यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। समझ आ गया? तो यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है? सेटिस्फैक्शन दैट अ कस्टमर एक्सपेक्ट बाय स्पेंडिंग 1 रुपी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम एट रिमेन सेम विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ रुपी। हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मतलब हर बंदे के लिए पैसे की इंपॉर्टेंस अलग हो सकती है। एक मिनट रुक जाते हैं, अजान कंप्लीट हो जाए उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, तो बेसिकली यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब हो गया एक कस्टमर अपना 1 रुपया स्पेंड करके जो सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ मनी। दिस इज इट। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ वो पांचों कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट जिन पे हमें बात करने की जरूरत थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने से पहले। यूटिलिटी हो गया, टोटल यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और यूटिलिटी ऑफ मनी भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, कैसे अचीव होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर अल्फ्रेड मार्शल। चलिए अब ध्यान दें, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय अल्फ्रेड मार्शल। अब हमने अल्फ्रेड मार्शल साहब से ये पूछा फाइनली कि सर ऐसा है कि आपने कहा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमें कम से कम 5 कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। हमने कहा अच्छा, हमने वो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल यूटिलिटी भी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आप बताएं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कस्टमर को कैसे मिलेगा। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। नंबर 1, वो कस्टमर, वो उस कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा जो अपनी इनकम सिर्फ एक ही कमोडिटी पे स्पेंड कर रहे हैं, है ना। इन केस ऑफ कस्टमर, इन केस ऑफ कस्टमर spending income on consumption of one good। एक कस्टमर अगर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसको सेटिस्फैक्शन अलग पॉइंट पे मिलेगा। एंड इफ अ कंज्यूमर, इन केस ऑफ कंज्यूमर spending income on consumption of two goods, अगर एक कस्टमर अपनी इनकम 2 गुड्स पे खर्च कर रहा है तो उसको सेटिस्फैक्शन अलग पॉइंट या अलग तरीके से मिलेगा। समझ रहे हैं बेसिकली हम किस चीज को लेके कंसर्न है, वी आर कंसर्न के एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमाइज करेगा, है ना। किसी कमोडिटी का कितना यूनिट उसको कंज्यूम करना चाहिए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, कितना कितना पैसा उस पर खर्च करना चाहिए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए उसे। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के 2 तरीके हैं। एक तो हो गई आपकी सिंगल कमोडिटी केस, मतलब एक कस्टमर अपना सारा पैसा एक ही कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर रहा है तो अलग तरीके से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, डिटर्मिन होता है। और अगर एक कस्टमर अपनी इनकम एक से ज्यादा कमोडिटीज पे खर्च करता है, 2 कमोडिटीज पे खर्च करता है, तो अलग तरीके से इक्विलिब्रियम अचीव होगा, सेटिस्फैक्शन का पॉइंट अचीव होगा। तो इसे हम कहते हैं सिंगल कमोडिटी केस। अगर एक ही कमोडिटी पे पैसा खर्च होता है, दिस इज कॉल्ड सिंगल कमोडिटी केस। और अगर 2 कमोडिटीज पे कस्टमर खर्च कर रहा है पैसे, इसे कहते हैं डबल कमोडिटी केस। तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से 2 तरीके से समझा जा सकता है, डबल कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल कमोडिटी केस। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कि अगर कस्टमर अपने सारे पैसे एक कमोडिटी के ऊपर खर्च करेगा तो उसको इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी देखिए, हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि मान लो एक कस्टमर है, जैसे अपना कस्टमर रमेश। रमेश के पास ना मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ इनकम है, और वो इससे कोई कमोडिटी परचेज करना चाहता है। मान लेते हैं उस कमोडिटी का नाम है एक्स कमोडिटी, तो गुड एक्स ये परचेज करना चाहता है। गुड एक्स की कीमत है, इसका प्राइस भी हम मान लेते हैं, प्राइस है मान लीजिए कितना माने 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं रमेश को एक्स कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए
ताकि इसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अगर कोई कमोडिटी 5 रुपए की है, इस कमोडिटी पे उसको कितना पैसा खर्च करना चाहिए ताकि इसको ये इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। तो वी आर बेसिकली कंसर्न के रमेश को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, कितने यूनिट पे मिलेगा। 2 यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, 3, 4, 5, 6, कितने यूनिट कंज्यूम करने चाहिए। तो हमने अल्फ्रेड मार्शल से कहा कि सर ऐसा है कि रमेश ना कस्टमर है, एक ही कमोडिटी पे सारे पैसे खर्च कर रहा है, एक कमोडिटी की कीमत है 5 रुपए पर यूनिट, एक्स कमोडिटी की, आप बताओ इसे कितना, ये किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जिस पॉइंट पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। दो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 ये कहते हैं व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी यानी कि गुड एक्स, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि PX, प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा। पहली कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MUX जो है एक्स कमोडिटी से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं एग्जांपल दूंगा तभी ये क्लियर होगा, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है कि अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली कंडीशन है कि कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी उस कमोडिटी के प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। अब ये क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जिस पॉइंट पे, जिस भी यूनिट पे दोनों इक्वल है, फॉर एग्जांपल थर्ड, तीसरे यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है, या चौथे पे या पांच, किसी भी यूनिट पे अगर इक्वल है, उसके बाद के सभी यूनिट्स पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटनी भी चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी must decline after the unit at which MUX is equals to PX। जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर है उसके अगले वाले, उसके नेक्स्ट वाली यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है, वो डिक्लाइन होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई होती है, जिस भी यूनिट पे सेटिस्फाई होगी वहां पे कस्टमर का मैक्सिमम इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट अचीव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल। तो अभी तक आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया होगा जो मैंने आपको बताया है। मैं एग्जाम्पल लूंगा उसके बाद ही आपको ये क्लियर होगा, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक बारी मैं आपको सारी चीजें फिर से बता देता हूँ हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल या यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है सिंगल कमोडिटी केस, एक है डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस का मतलब एक कस्टमर जब अपनी इनकम एक ही कमोडिटी पे स्पेंड कर रहा है, एक ही कमोडिटी अगर वो परचेज कर रहा है, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे, किस पॉइंट पे अचीव करेगा। एक तो ये वाला पार्ट है। लेकिन कई दफा कस्टमर ना दो या उससे ज्यादा कमोडिटीज परचेज करते हैं। तो अगर कस्टमर दो कमोडिटीज परचेज कर रहा है तो उस सिचुएशन में वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे अचीव करेगा। इस तरीके से यूटिलिटी अप्रोच को दो हिस्सों में डिवाइड करके समझाया गया है। अभी हमने पढ़ना शुरू किया सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्या कंडीशन है? जब यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी तो इक्विलिब्रियम होगा। चलिए अब मैं एग्जांपल लूंगा, उसके बाद ही ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी। देखिए मान लीजिए कि हम जिस कस्टमर की बात कर रहे हैं वो गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड एक्स परचेज कर रहे हैं, सॉरी। और गुड एक्स की कीमत है कितनी है, मान लो 5 रुपीज पर यूनिट है, 5 रुपए का एक है। अब आप देखिए कस्टमर जाता है और वो क्वांटिटी परचेज करता है। नंबर 1, एक यूनिट परचेज करता है। उस एक यूनिट के लिए कस्टमर को 5 रुपए पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और उससे
जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है ना, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं, तो ये यूटिल्स में लिखा हुआ है। तो 5 रुपए खर्च करेगा ना एक कस्टमर कमोडिटी के ऊपर, गुडेक्स के ऊपर, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उससे मान लेते हैं 20 यूटिल्स की, 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब देखो यहाँ से अपना जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होगा। देखिए, जब भी आप कोई कमोडिटी परचेज करते हो ना, आप हमेशा उस कमोडिटी पे खर्च होने वाला जो पैसा है और उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ना, उसको कंपेयर करते हैं। आप खुद सोचो, इस वाले केस में कस्टमर कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, 5 रुपए, और उसे उस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है, 20 की। 5 रुपए खर्च कर रहे हैं, 20 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं। क्लियर? तो अगर आपको किसी भी कमोडिटी पे पैसे कम खर्च करके उससे ज्यादा की सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप आमतौर पे आपका जवाब क्या होगा, आप परचेज करोगे, है ना। जैसे मैं कोई, सपोज मैं आपको अपना मोबाइल फोन सेल करता हूँ। अब मोबाइल फोन जो है, ये मैंने आपको दिखाया, आपसे पूछा कितने का होगा, आपसे ऐसी प्राइस आपसे बोला कि आप एक अंदाजा लगाओ। आपने कहा सर हमारे हिसाब से 20,000 का होगा फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये कि अगर मैं आपको ये 20,000 में सेल करूंगा ना, तो शायद आप उसको परचेज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मान लो ये फोन मैं आपको 30,000 में दूंगा, तो आप कंपेयर करोगे ना सबकॉन्शियसली, आप दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपकी कैलकुलेशन चल रही है, यार इसकी कीमत ना 20,000 रुपए के बराबर है, या इसका मतलब कि अगर ये फोन मेरे को 20,000 रुपए मिलेगा तो मेरे को ये सेटिस्फाई करेगा, और अगर उससे ज्यादा में मिलेगा तो आप इसे परचेज नहीं करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी नजरों में 20,000 रुपए की। तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी आपको, पैसा ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तो आप पैसा स्पेंड नहीं करोगे, आप खरीदोगे नहीं। इसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में आपको 5 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्शन जिस उस कमोडिटी से कितनी मिलेगी, 20 यूटिल की मिलेगी, तो आप परचेज करोगे या नहीं करोगे? आंसर इज यस, कर लेंगे। अच्छा, फिर आप उसी कमोडिटी का जब सेकंड यूनिट परचेज करने गए, उसके लिए भी आपको 5 रुपए ही स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है इस बार आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा पहले के मुकाबले, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला इस दफा 15 यूटिल्स का। आप बताएं आप क्या करेंगे? सर अभी भी परचेज करेंगे, 5 रुपए खर्च करके आपको 15 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आप कहोगे हाँ जी ठीक है परचेज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर वो जब आप तीसरा यूनिट उसको परचेज करोगे ना, तो तीसरे यूनिट के लिए भी आपको 5 रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, मान लेते हैं 7 यूटिल्स का। एक मिनट, आपका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा मान लेते हैं 10 यूटिल्स का। तो आप इस बार भी कंपेयर कर रहे हैं, 5 रुपए खर्च करके 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आप परचेज कर लोगे। चौथा वाला यूनिट, इस बार सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको 5 रुपए खर्च करके 7 यूटिल्स की। आपकी सेटिस्फैक्शन कॉन्टिन्यूसली घट रही है, पैसे हर बार आपको उतने ही खर्च करने पड़ रहे हैं। 5वें यूनिट पे आपको 5 रुपया स्पेंड करना पड़ रहा है, और 5 ही यूनिट की 5 ही यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। और फिर 6 यूनिट आप परचेज करोगे, 5 रुपए में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी सिर्फ 2 यूटिल्स की। और 7th यूनिट अगर आप परचेज करेंगे तो 5 रुपए ही स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन इस बार सेटिस्फैक्शन आपका और कम हो जाएगा। इस बार सेटिस्फैक्शन हो जाएगा मान लेते हैं 0 यूटिल्स। इस बार सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है ना कि बेसिकली ये समझो कि जैसे जैसे कस्टमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा है ना, उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन धीरे 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 कम हो रहा है। ये तो हमारा पिछले कॉन्सेप्ट है कि यूटिलिटी डिक्लाइन होता रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि पहले 20 मिल रहा था, फिर 15, फिर 10, फिर 7, फिर 5, फिर 2 और फिर 0। इसमें नई चीज क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि एक कस्टमर जब भी किसी कमोडिटी पे पैसा खर्च करेगा, वो हमेशा ये देखेगा कि पैसे के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फैक्शन है या कम सेटिस्फैक्शन है। एक गोल्डन रूल आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको आपके पैसे के बराबर या पैसे से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप परचेज करते हैं। लेकिन जब भी आपको पैसे से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, जिस भी चीज पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं, पैसे के बराबर की चीज, वो कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो आप परचेज नहीं करोगे। अब इस वाले एग्जाम्पल में आप मेरे को बताओ, कस्टमर को कितने यूनिट्स परचेज करना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट कंज्यूम कर रहा है ना टोटल, सॉरी 7 यूनिट वो अगर परचेज करेगा, उसकी सेटिस्फैक्शन कितनी कितनी मिलेगी उसे पैसे के मुकाबले, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आप मेरे को इस टेबल को देख के बताइए कि उसे कितने यूनिट परचेज करना चाहिए। 1 ही यूनिट करना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के साथ करने चाहिए? कितने यूनिट उसको परचेज करने चाहिए, बताइए। फर्स्ट यूनिट पे 5 रुपए खर्च करके उसको 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। दूसरे वाले में 5 के मुकाबले 15, फिर 5 में 10, फिर 5 में 7, फिर 5 में 5, और फिर 5 में 2, और फिर 5 में 0।
बताइए किस पॉइंट तक उसको कमोडिटी खरीदनी चाहिए। सवाल समझ आ रहा है ना कि एक ही यूनिट खरीदना चाहिए, 2 खरीदना चाहिए, 3 4 5, किस पॉइंट तक खरीदना चाहिए बताइए। नायशा, चानिया, अनवी। 5. 5 खरीदना चाहिए, ठीक है। और कोई बताएगा? स्पर्श, अक्षिता, चानिया, बताओ बेटा। चानिया बताओ। सर 5. 5 खरीदना चाहिए, ओके ठीक है। चानिया, चानिया सो गई। चानिया आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बताइए आपके हिसाब से कितना परचेज करना चाहिए। मेरा एग्जांपल आपको समझ आ रहा है? No, sir. नहीं, ओके ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं एक दफा और एक्सप्लेन कर दूंगा। और किसी को प्रॉब्लम, देखो इमीडिएटली बता दोगे ना आप, तो इतना लंबा एक्सप्लेन करने के बाद हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा। अब वो तभी बताओ कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है ये वाला पॉइंट। अक्षिता, नायशा, आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके। चलो एक दफा फिर से सुन ले। देखो चानिया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई कमोडिटी, कोई भी कस्टमर जब भी कोई चीज खरीदता है ना, तो हमेशा उस कमोडिटी के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है ना, और उस कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसको आप कंपेयर करते हो। हालांकि रियल लाइफ में हम ऐसे नंबर्स में कंपेयर नहीं करते। रियल लाइफ में हमारे कंपैरिजन का तरीका अलग होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं बात करता हूँ, अभी ना कोई रिसेंटली कोई मूवी रिलीज हुई। जैसे अभी एक मूवी रिलीज हुई थी शेरशाह, है ना, शायद आप में से किसी ने देखी हो। तो उसका रिव्यू बहुत अच्छा है ना, बहुत बहुत क्रिटिकली बहुत क्लेम कर रहे हैं लोग उसको कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा रिव्यू है। तो अब मान लो उसका टिकट ना 200 रुपए का है, क्योंकि उसका रिव्यू बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है हाँ यार वो फिल्म देखने लायक है, वैल्यू फॉर मनी, आप जाओगे देखने, है ना। ऐसे ही मान लो एक फिल्म रिलीज हुई है फॉर एग्जाम्पल तारे जमीन पर, फॉर एग्जाम्पल। तो तारे जमीन का भी बहुत अच्छा रिव्यू है, आप उसके लिए भी 200 रुपया स्पेंड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक फिल्म रिलीज हुई है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, अब उसका रिव्यू कैसा है? उसका रिव्यू बहुत वाहियात है ना। अब जब आपको कहा जाएगा कि आपको 200 रुपए उस फिल्म के लिए स्पेंड करना है, आप उस फिल्म पे स्पेंड नहीं करना चाहोगे। आप समझ रहे हो क्यों नहीं कर रहे? आप हमेशा जब भी पैसा स्पेंड करते हैं ना, आप सेटिस्फैक्शन कंपेयर करते हैं कि अगर मैं 200 रुपए खर्च कर रही हूँ किसी के ऊपर, तो मुझे उसके बराबर की चीज मिल रही है नहीं मिल रही। शेरशाह पे आप 200 रुपए खर्च करना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ इससे उतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 200 रुपए की वैल्यू वाली फिल्म है ये। तारे जमीन पे भी हम 200 रुपए खर्च करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हाँ इससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। अभी टॉम क्रूज की कोई फिल्म आ रही है, मिशन इम्पॉसिबल सपोज आने वाली है कुछ टाइम में, मैं कहूँ उसके लिए आपको 200 रुपए खर्च करने हैं, आप कहोगे हाँ जी ठीक है हम उसके लिए भी खर्च करेंगे, क्लियर है। लेकिन आप थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहे। पता है क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप जब कंपेयर कर रहे हो ना, थग्स ऑफ हिंदुस्तान से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी और उस पर जो पैसा खर्च होगा, उसमें बहुत गैप है, सेटिस्फैक्शन कम है और पैसा ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप लाइफ में कोई भी कमोडिटी कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, तो हमेशा हम पैसे के बदले हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे वही कर रहे हैं। कस्टमर एक यूनिट परचेज कर रहा है किसी कमोडिटी का, गुड एक्स है, गुड एक्स मान लो, हम क्या मान ले, कोल्ड ड्रिंक मान लो, कोई कोल्ड ड्रिंक है। कस्टमर ना 5 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करेगा और उसको उस कोल्ड ड्रिंक से 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मतलब पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है। तो चानिया बताएं इस केस में अगर 5 रुपए में सेटिस्फैक्शन 20 की मिलेगी, उसे वो परचेज करेगा या नहीं करेगा? उसका आंसर क्या होगा इसमें, यस और नो? यू शुड बाय दैट कमोडिटी और नॉट? चानिया Yes, sir. समझ आ रही है बात? आपका जवाब तब तक यस होगा चानिया जब तक आपको आपके पैसे के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, या कम से कम पैसे के बराबर मिलती है। अगर 5 रुपए खर्च करके 5 रुपए वाली चीज मिल जाए आपको, आपको अगर ठीक है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपए खर्च करके आपको 10 रुपए वाली कोई चीज मिल जाए आपको, बहुत बढ़िया। अब मेरा फोन 20,000 रुपए का है, मैं आपसे कहूँ 30,000 रुपए इसके लिए लगाओ, आप मना कर दोगे, आप कहोगे नहीं सर, लेकिन मैं ये फोन आपको 5,000 में दे दूंगा, तो आप खुशी खुशी ले लोगे। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको 5,000 में 5,000 से ज्यादा की वैल्यू वाली चीज मिल रही है। सेम चीज है यहाँ पे, कस्टमर दूसरा यूनिट परचेज कर रहा है, 5 रुपए में 15 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। फिर से वो कहता है कि यार यहाँ भी सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, ये भी कहेगा, ये भी परचेज कर लेगा, वो दूसरा यूनिट भी परचेज करके ले जाएगा। तीसरे यूनिट पे 5 रुपए में 10 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये भी परचेज कर लेगा वो। चौथे यूनिट पे 5 रुपए में 7 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, पैसा कम है, तो वो परचेज करेगा। और 5 रुपए में 5 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन और पैसा बराबर है,
तो वो ये वाली कमोडिटी भी परचेज करेगा। लेकिन 6th यूनिट जब परचेज करता है ना, 6 यूनिट पे 5 रुपया खर्च होगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलेगी सिर्फ 2 यूटिल्स की। तो आंसर विल बी नो, मुझे परचेज नहीं करना है, सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है। और 7 रुपए, सॉरी 7th यूनिट के लिए 5 रुपए खर्च करेगा, सेटिस्फैक्शन इस बार मिलेगी नहीं, तो 7th भी नहीं परचेज करेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5वें वाले यूनिट तक कस्टमर को परचेज करना चाहिए। समझ रहे हैं बात? अब देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं। कंडीशन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी, अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि जिस पॉइंट पे कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और उसका प्राइस दोनों इक्वल हो जाए ना, उस पॉइंट तक परचेज करना चाहिए। यानी कि उस पॉइंट पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब ही है कि किस पॉइंट पे जाके हम रुकेंगे। जिस पॉइंट पे रुक जाएंगे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट हो गया, हमें उसके आगे जाना ही नहीं है अब, है ना। जैसे इस वाले एग्जांपल में 5 यूनिट पे रुक जाएगा वो, उसके आगे जाना नहीं चाहेगा, तो यही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट है। एक कंडीशन ये थी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर हो। देखो जरा 5th वाले यूनिट पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है ना, 5 यूटिल और 5 रुपया इक्वल है, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन आपको बताई थी कि जिस भी यूनिट पे ये बराबर हो जाते हैं, जैसे हमारे वाले एग्जांपल में 5th यूनिट पे 5वें यूनिट पे दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि उसके आगे सभी यूनिट्स पे 6th पे 7th पे 8th पे जितने भी यूनिट्स हैं, उस पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होनी चाहिए, डिक्लाइन होनी चाहिए। तो देखो जरा 6th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, 5 से 2 हो गई, 7th पे 2 से 0 हो गई, और 8th होता तो नेगेटिव हो जाती। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 6th पे भी सेटिस्फाई हो रही है, 7th पे भी सेटिस्फाई। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आपका 5वें वाले यूनिट पे इक्विलिब्रियम है। समझ आया? अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग सिंगल कमोडिटी अगर एक कस्टमर परचेज कर रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के बराबर हो। मतलब जितने पैसे हम स्पेंड कर रहे हैं अगर उसके बराबर की चीज मिल रही है तो हम कहेंगे हाँ इक्विलिब्रियम हो गया है, इसके आगे नहीं कंजम्पशन करना चाहिए, हम इस पॉइंट पे रुक जाना चाहिए। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर प्राइस तो आपने लिया है किसमें, रुपीस के टर्म्स में, करेक्ट, और यूटिलिटी है यूटिल्स के टर्म्स में। और आप क्या कह रहे हो कि हम प्राइस और रुपीस को कंपेयर, सॉरी यूटिलिटी और रुपीस को कंपेयर करेंगे, है ना, यूटिलिटी और प्राइस को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर दो अलग अलग यूनिट्स वाली चीजें हैं, आप उसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं क्या? कंपेयर करने के लिए, है ना, ये देखने के लिए कि कौन किसके बराबर है, आपके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि या तो मतलब बेसिकली दोनों जिसको जिन चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों सेम पैरामीटर्स में डिफाइंड होनी चाहिए। अगर प्राइस जो है रुपीस के टर्म्स में है तो यूटिलिटी भी रुपीस में होना चाहिए, या फिर प्राइस यूटिल्स के टर्म में लिखो आप और यूटिलिटी भी यूटिल्स के टर्म में कैलकुलेट करो। अगर दोनों चीजें एक ही पैरामीटर्स हैं उसके, तो ही कंपैरिजन हो सकता है ना। ये तो अलग अलग पैरामीटर्स वाली चीजें हैं सर। यहाँ पे आप कह रहे हैं 5 रुपए और 5 यूटिल, आप ये देख रहे हो कि न्यूमेरिकली वैल्यू वाइज दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं उसके जो मेजरिंग यूनिट है वो तो अलग अलग है ना। कंपैरिजन ऐसे करना सही थोड़ी होगा। आप समझ रहे हो बात? कि जैसे मैं कहता हूँ, अच्छा ये सारी शीट्स भरी हुई हैं, एक सेकंड, इसमें जगह ही नहीं कहीं यार। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए $1 और ₹1, बताओ मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ क्या? $1 एंड ₹1 आर इक्वल, यस नो और सर। नो? नहीं। पता है क्या रीजन है सर? रीजन बहुत सिंपल है, ये तो डॉलर्स के टर्म में लिख रहे हो आप और ये रुपीस के टर्म में। अगर आप दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं ना, दोनों का सेम यूनिट्स में डिफाइंड होना जरूरी है। हमने यहाँ पे क्या गलती करी पता है? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम रुपीस को प्राइस से सॉरी यूटिलिटी को प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं कर रहे किसी को, ये यूटिलिटी में है ये रुपीस के टर्म्स में। हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो हम रुपीस को यूटिल्स में कन्वर्ट करें या यूटिलिटी को रुपीस में कन्वर्ट करें, दोनों में से किसी एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो जरा क्या किया जाएगा। ये जो कस्टमर है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे,
इसके 1 रुपए की जो यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, इसके लिए 1 रुपए की जो वैल्यू है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो है 2 यूटिल्स के बराबर। उसके लिए 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 2 यूटिल्स के इक्वल है। इसका मतलब अगर ये कस्टमर 5 रुपए स्पेंड करेगा, आप मेरे को बताओ ये कितनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करेगा? अगर 5 रुपया स्पेंड करेगा ये कस्टमर, तो वो कितनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होगा? Sir, 10. 10। अगर 50 रुपए खर्च करेगा तो कितनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करेगा? 100। 100 स्पेंड करेगा तो कितनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करेगा? 200। अब ध्यान से सुनिए, अगर उसको 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो इसके लिए कितने पैसे खर्च करेगा वो? 20 यूटिल्स अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो इसके लिए कितने पैसे खर्च करेगा? 10 10. रुपए। इसका मतलब कि अगर ये यूटिलिटी को मैं प्राइस में कन्वर्ट करूँ ना, ये यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को हम अगर प्राइस में कन्वर्ट करें, तो ये जो 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली है ना, ये 10 रुपए के बराबर है। 15 यूटिल की जो सेटिस्फैक्शन इसको मिल रही है ना, ये 7.5 रुपए के बराबर है, 7.5। 10 यूटिल की जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, ये 5 रुपए के बराबर है, और 7 रुपए की सेटिस्फैक्शन है, दिस इज इक्वल्स टू 3.5 रुपीज, और ये 1 रुपए के बराबर, और 1 रुपए नहीं, दिस विल बी इक्वल टू 2.5, ये 1 रुपए के बराबर है, और ये 0। समझ रहे हो कि हमने क्या किया? यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट कर दिया है। क्या अगर 1 रुपए में 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता है, इसका मतलब 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन के लिए वो कितने रुपए देना चाहेगा? 10 रुपए। तो अगर मैं कहता हूँ कि 5 रुपए में उसको 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 रुपए में उसको 10 रुपए की चीज मिल रही है, 10 रुपए वाली चीज मिल रही है। 5 रुपए में उसको 7.5 रुपए वाली चीज मिल रही है। अब देखो, आपके लिए कंपेयर करना आसान है, दोनों ना सेम ही यूनिट में डिफाइंड है, ये भी रुपीज के टर्म में, ये भी रुपीज के टर्म में। तो बेसिकली यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपी, और ये जो है प्राइस जो है, ये भी, इसको भी हमने रुपी के ही टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो दोनों का जो बेसिकली मेजरिंग यूनिट है ना, दोनों इक्वल है। अब आप मेरे को बता सकते हो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा? इक्विलिब्रियम मतलब किस किस पॉइंट तक कस्टमर को कंजम्पशन करना चाहिए? सर, जिस पॉइंट तक उसको प्राइस के बराबर वाली चीज मिल रही है। देखिए जरा, पहले यूनिट में 5 रुपए खर्च कर रहे हैं, 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यानी कि उसको 10 रुपए वाली चीज मिलेगी। दूसरे यूनिट के लिए 5 रुपए खर्च करेगा, 7.5 रुपए वाली चीज मिलेगी, है ना, 7.5 रुपए के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तीसरे यूनिट के लिए वो 5 रुपए खर्च करेगा और 5 रुपए वाली ही चीज मिलेगी, 5 रुपए की ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसका मतलब कि यहाँ तक उसको कंजम्पशन करना चाहिए, और इसके बाद 5 रुपए खर्च करके 3.5 की सेटिस्फैक्शन, फिर 2.5 की, और फिर 1 की, और फिर 0 की। इसका मतलब 4th, 5th और 6th यूनिट्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, 3 यूनिट तक ही कंजम्पशन करना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो। कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर होना चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है ना, किस यूनिट पे? थर्ड वाले यूनिट पे। 5 रुपया और 5 दोनों इक्वल है, इसका मतलब थर्ड तक ही कंजम्पशन करना चाहिए। तो देखो, यहाँ जो कंडीशन मैंने लिखी थी ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, इसीलिए स्पेस छोड़ा था ये। अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है। पहली ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होना चाहिए, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में जो मार्जिनल यूटिलिटी आप कैलकुलेट करोगे ना, वो प्राइस के इक्वल जिस पॉइंट पे हो जाएगा, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में थर्ड वाले यूनिट पे 5 रुपया और यहाँ से यूटिलिटी 5 मिल रही है, तो दोनों इक्वल है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है, देखो इसमें ना अभी एक और एग्जाम्पल देके समझाने की गुंजाइश है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसी को हम यहाँ से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया है, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स और इस पे करेंगे, 1-2 और एग्जाम्पल करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। इसके बाद हम अगली क्लास में दूसरे बाकी के कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम अगली क्लास में भी 15-20 मिनट इसी पे लगाएंगे, तो ज्यादा लोड मत लो। फिलहाल वो जो 5 कॉन्सेप्ट हमने पहले किए हैं, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, LDMU, उसके रिलेशनशिप, अजम्पशंस, डायग्राम और यूटिलिटी ऑफ मनी, वो सब अच्छे से आप समझ लीजिए। और इसके अलावा आप सिर्फ इतना याद रखो फिलहाल के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सिंगल कमोडिटी केस एंड डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस में आपको कंडीशन याद रखना है, सिंगल कमोडिटी केस में हम कस्टमर को इक्विलिब्रियम में तभी मानते हैं जब
उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और कमोडिटी पे खर्च होने वाला पैसा इक्वल हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इफ बोथ आर इक्वल तभी हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। समझे बात? लेकिन याद रखना है आपको कि मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करना, प्राइस के टर्म्स में ही कैलकुलेट करना है, यूटिल्स के टर्म में कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, चलिए खैर इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट इसी पे मैं 15-20 मिनट अगली क्लास में और लगाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे। मैं आज डाउट्स भी नहीं ले रहा हूँ आपके, अगली क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एक बार और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, उसके बाद आगे डाउट्स लिए जाएंगे आपके। सर ठीक आपके है। पास